नमस्कार। अभी जो हमारे जो स्टूडेंट हैं ये सभी दिवाली का वैकेशन चल रहा है। तो वैकेशन के समय में हम क्या कर सकते हैं इसकी थोड़ी सी बात मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली कीपिंग इन माइंड द स्टूडेंट्स ऑफ द हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बातें शेयर करना चाहता हूँ। हम दोस्तों, हम लोग जानते समझते हैं कि आखिर हमारा जो एजुकेशन का है का मेजर पर्पज़ ये रहता है कि हम ज़्यादा ज़्यादा कॉम्पिटेंट बने और हमारी कॉम्पिटेंसी नॉट ओनली फिट टू दी आवर नेशन बट इट शुड बी ग्लोबल कॉम्पिटेंसी एज लाइक। तो ये हमारा जो टैलेंट है बढ़े, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़े, हम कई सब्जेक्ट के लिए हमारी नॉलेज बढ़े, हमारी पूरी समझ बने और वी कैन अंडरस्टैंड सो मैनी डिफरेंट इश्यूज अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द नेशन एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सब हम कब जब कर सकते हैं जब हमारे पास थोड़ा आगे बढ़ के और थोड़ा पढ़ने के लिए हमारी अंदर थोड़ी जगह गुंजाइश हम पैदा करेंगे, समझने की गुंजाइश पैदा करेंगे। तो अभी जो दिवाली का वैकेशन है यही स्कोप लेके आ रहा है, देयर इज ए स्पेस विथ यू। तो आप डिफरेंट एरिया में अपना स्टडी कर सकते हैं। पहले तो मैं बात करूंगा अपने एरिया में जाएंगे तो आप वहाँ की क्योंकि आखिरी तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, इसका स्टडी करना होता है। तो पहले अपने एरिया में कौन सोसाइटी कैसी है, लोगो जीवन कैसा है, इसमें कैसे जो जीवन के जो जीवन का जो वहाँ पे रियल लाइफ है वो कैसा है, व्यावसायिक लाइफ लोगों का कैसा है, रोजगार का लाइफ कैसा है, वहाँ पर वे जो भी व्यवसाय चल रहे हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और अनदर व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं इसका हालत कैसा है, और ओवरऑल सामाजिक रीति रिवाज जो बोल रहे हैं इसका एटमॉस्फेयर कैसा है। साथ में हम बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर आपके आसपास के एरिया में कैसा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कई मंदिर है इसलिए स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, गांव गांव में अपने आपस में मिलजुल कर कैसे रहते हैं। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती है। तो ये सारा स्टडी हम वहाँ जाके ऑब्जर्वेशन करके, क्योंकि हमें हमें देखना भी है, वहाँ जाके सुनना भी है और कई तरह का अनुभव भी लेना है। तो इन तीन पहलुओं को हम यूज़ कर सकते हैं और मैं बोलता हूँ कि सब यूज़ करके हम कुछ लिख सकते हैं। तो ये सारा अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। तो मैंने इस सोसाइटी के बारे में बताया। अच्छा, आप कहीं कोई गांव में है तो गांव में ही पूरी चीज़ आपको मिल जाए। अपने गांव में ही थोड़ा अपना नज़र खुला रख के घूमिए, अपने गांव में भी आसपास के इलाकों में जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर थोड़ा डीप स्टडी के लिए मैं आगे की बात करता हूँ कि यदि आप जाएंगे तो पहले तो देखेंगे कि गांव के लोगों में और आसपास के इलाकों में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कंडीशन कैसी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी ये नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, हमारे फॉरेस्ट के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, और हमारा जो पशुपालन रहता है और हमारा जीवन रहता है इसके लिए सपोर्टिंग सिस्टम जो बनती है वो नेचुरल रिसोर्स से बनती है। तो आसपास के इलाकों में हमारा जंगल का स्थिति कैसा है, पानी का स्थिति कैसा है, कोई डैम बना है क्या, वहाँ पे नदियाँ जो निकल रही है तो कौन सी नदी है, कैसा पानी रहता है, जल राशि कितना है, कैसे रहता है, इसके ऊपर कोई बांध बने हैं क्या, उसका कोई कंजर्वेशन करता है क्या, और आसपास के इलाकों में भूगर्भ जल बोलते हैं उसका उसका क्वांटिटी और क्वालिटी कैसा है, वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की कोई एक्टिविटी बनी है क्या। तो ये नेचुरल रिसोर्स जो है वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको कवर किया है क्या, इसमें कोई चेंज आ रहे हैं क्या, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कि ये फॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये सब हम जहाँ जाके देख सकते हैं। और मैं तो आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो फिर अगर हमारे तो कई सब्जेक्ट भी ऐसे एग्रीकल्चर में आते हैं जो बीआरएस में पढ़ रहे होते हैं। मैं तो शायद बता दूंगा बीएससी एग्री में पढ़ रहे हूँ तो एग्रीकल्चर तो आता ही है। तो अपने इलाकों से सैंपल कलेक्ट कीजिए, डिफरेंट फार्म से थोड़े बहुत, इसमें ज़्यादा सैंपल करने का कोई गुंजाइश होता ही नहीं, लेकिन अपने स्टडी के लिए कुछ सैंपल लेके जाइए और लेबोरेटरी में स्टडी करवाइए तो हमें और ज़्यादा पता चलेगा। अगर पानी का सैंपल एक दो ले सकते हैं और इसके पता चला सकते हैं कि हमारे यहाँ इरीगेशन क्वालिटी जो वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है वो कैसा है।
तो इस स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। वहाँ पे जो झाड़पन है, मैं बोल रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी नाउअडेज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप याद एक लिस्ट बनाई दीजिए कि हमारे एरिया में, आपके एरिया में जहाँ आप गए हो वहाँ पे कौन से प्रकार के झाड़पन हुए हैं, कौन के पौधे वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको पता नहीं तो दूसरों को पूछो, बुजुर्ग को पूछिए, लेकिन किस किस प्रकार के जो हमारे यहाँ पे पौधे दिखने को मिलते हैं, कौन से पौधे थे, अभी कौन से बदलाव कैसे आ रहा है, तो ये भी बताए किसने। इसमें फॉरेस्ट एरिया भी कितना था, अभी क्या हो रहा है, गौचर एरिया का क्या हो रहा है, ये सब भी हम कर सकते हैं। लेकिन देखो बायोडाइवर्सिटी की बात है तो अकेले पौधे की बात नहीं है, वहाँ पे कौन से किस प्रकार के बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, डिफरेंट सीजन में कौन से बर्ड देखने को मिलते हैं, वो भी एक लिस्ट हम बना सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आसपास के इलाकों में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ट्राई किया है, तो फॉरेस्ट हमारा बढ़ रहा है। इंडिया लेवल पर द क्वांटिटी ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रेज, तो एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज नाउअडेज समवॉट इम्प्रूविंग एट द नेशनल लेवल, बट एज फार एज गुजरात इज कंसर्न अभी हमारा ये हो नहीं रहा है, थोड़ा स्टैग्नेंट है। लेकिन फिर भी वी आर कंजर्विंग द फॉरेस्ट और काफ़ी हद तक उसका रोल रहा है, तो ये अध्ययन हम कर पाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का जो है, तो इसमें भीतर में जाइए, कौन से पाक वहाँ पे कल्टीवेशन हो रहे हैं, इसमें किस प्रकार का मैनेजमेंट फार्मर्स कर रहे हैं, तो फार्मर्स के फील्ड पर जाइए, उनके साथ थोड़ा बहुत बात कीजिए, और अपने पास मोबाइल तो रहता है तो कई फ़ोटो खींचिए, वहाँ पे कौन से पाक रहते हैं, कौन सी किस प्रकार की एग्रीकल्चर है, उसका पैदावारी क्या रहता है, इसमें पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या रहता है, और कभी फार्मर्स किस प्रकार की वैरायटी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें अगर जो बागायत लगा हुआ है तो कौन सा बागायत के और हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन से लगे हैं, कौन से प्लान कर रहे हैं, और इसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। और फिर एग्रीकल्चर में तो मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाए, जिसका सीड कहा जाता है, उसका फर्टिलाइजर कहा जाता है, उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आ जाती है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस आ जाती है, और फिर जो पैदा होती है जो चीज़ें, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, उसको क्या यूज़ करते हैं लोग, उसको कैसे मार्केटिंग करते हैं, उसमें कुछ वैल्यूएडिशन करते हैं क्या, उसका क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, उसका ग्रेडिंग करते हैं क्या, और आसपास के इलाकों में कोई स्टोरेज फैसिलिटी और कोल्ड स्टोरेज वगैरह है क्या। तो अभी तो नाउअडेज इट इज़ द फ्रंटियर एरिया, वहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी आसपास के इलाकों में है तो पेरिशेबल कमोडिटी को कंजर्व कर सकते हैं, बाद में उसका मार्केटिंग करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। दूसरी बात इसमें बैरियर वाली है कि पानी का क्वालिटी कैसा और उसमें क्या प्रॉब्लम दिक्कतें हैं। अगर क्वालिटी का दिक्कत भी अभी कभी कभी और क्वांटिटी भी दिक्कत हो जाता है, तो हाउ पीपल आर मैनेजिंग इट, पानी का बूंद बूंद का उपयोग करके हम खेती कैसे कर सकते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का भी बात चला है, काफ़ी हद तक चला है, लोगों को इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, और आप फार्मर से पूछिए, अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वहाँ जाके देखिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी है, अगर आप जाएंगे तो। दूसरी बात हम देख सकते हैं वहाँ जाके, और भी क्वेश्चन आपको होंगे तो आप जो प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऑल इन ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम गए हैं तो वी टेक दिट अपॉर्चुनिटी टू विजिट द सराउंडिंग एरिया और द पीपल और द प्रोग्रेसिव फार्मर, और द इफ इंडस्ट्री इज दैट यू कैन विजिट द वन ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो। मैं भी बताना चाहता हूँ गाँव में ज़्यादा तक इंडस्ट्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप मुलाकात अगर है कोई छोटा मोटा तो मुलाकात ले सकते हैं। कोऑपरेटिव्स काफ़ी चलती है, डेयरी कोऑपरेटिव्स है, और दूसरा कोऑपरेटिव प्रकार भी वहाँ पे बने हुए होते हैं, तो उनका काम कैसा चल रहा है। यू कैन विजिट दैट प्लेस, यू कैन हैव इंटरेक्शन विद द सेक्रेटरी ऑफ दैट कोऑपरेटिव, तो बढ़िया चल रही है। अगर बड़ा यूनिट जिला कक्षा का जो, जैसे हमारा साबर है डेयरी है, जैसे सागर डेयरी है, जैसे सोमोल है, ये सब है, तो इस प्रकार का यूनिट अगर है तो उसका भी मुलाकात हम ले सकते हैं। तो मैंने ये सब बातें आपको बताई। अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें इम्प्लीमेंट उसके पानी का जो फैसिलिटी तो आ जाता है, लेकिन मार्केट का फैसिलिटी कैसा है, और इनपुट खरीदने की जो स्टेटस है वो कैसी है, और रोड और वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो माल जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मार्केटिंग के लिए भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। गुजरात में अभी मैं आपको कोट कर दूं कि गुजरात में अभी पिछले सालों में वी आर ग्रोइंग एज फार एग्रीकल्चर इज कंसर्न
it is not only because of the we are inventing the different varieties on the technology invention is there, but it is because of the infrastructure development. The infrastructure development is supporting the Indian Gujarat agriculture, and farmers are also getting the benefit out of it. तो ये फ्रंटियर की बात मैंने बताई। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ एजुकेशन कैसा है। तो एजुकेशन का लेवल कैसा है आप ट्रैक कर सकते हैं। गांव में कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, कितनी कक्षा तक पढ़ते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कितने हैं, कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी डिग्री लेते हैं, और वो जो भी पढ़े हुए उनको कौन से व्यवसाय में लगे हुए उनको क्या दिक्कत आती है आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन और द हायर एजुकेशन कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, उनको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, उसमें से क्या कौन सी आगे अपनी अपनी जीवन में वो तरक्की कर रहे हैं। तो वो ये सब भी हम देख सकते हैं। तो इससे काफ़ी हमें जानकारी हमारे पास हो सकती है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम अगर जाते हैं तो हमारा ये जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है वो भी मायने रखता है। हमारे यहाँ इसका भी एक कीमत रहता है। हमारे यहाँ कई तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस रहती है, लेकिन मैं रिलीजियस के बजाय स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूँगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी क्या होती है कि इससे लोगों में जीवन में थोड़ा व्यवहार में अच्छाई आ जाती है, उनके अप्रोच में अच्छाई आ जाती है, कोऑपरेटिव माइंड बन जाता है, और एक दूसरे का ख्याल करने का जो अप्रोच बन जाता है वो है। तो वो भी देखना चाहिए आपको, लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं। अगर हमारी सोसाइटी का एक लेकिन हम बोलेंगे तो बोलते ज़्यादा हैं लेकिन कम पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने का समझने का हमारे यहाँ परंपरा नहीं रहा है। तो ये भी आपको देखना चाहिए। और आपको भी मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि छोटा सा सर्वे का फॉर्म बनाइए, और जो भी टारगेट ग्रुप है उसका फॉर्म भर के उसका एनालिसिस कीजिए, वो भी कर सकते हैं आप। तो ये सब एक्टिविटीज़ हम जाके not only vacation is not only for the enjoyment, but vacation is also that there for getting the some kind of the knowledge or getting the some kind of the research। अपने 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 आप में रिसर्च करिए, अपने मुताबिक रिसर्च करिए। लेकिन ये बात भी यहाँ पे हम लागू कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ऑल एंड ऑल मैं ये भी इनपुट करना चाहता हूँ कि आप लिस्ट बनाइए कि आपके एरिया में कौन से बड़े लोग हुए, आपके एरिया में कौन से लोग, कितने लोग हैं, कौन लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आगे है, कोई गवर्नमेंट की जॉब में और कहीं पे अच्छी जवाबदारी गवर्नमेंट में निभा रहे हैं। तो जो दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द सोसाइटी, उन लोगों को जो पियर्स लोग हैं जिसको बोलते हैं, जो अपने जीवन में कुछ उन्होंने करके दिखाया है, इसमें से कई जो पॉसिबल है तो कोई एक का आप मुलाकात ले सकते हैं, उनका मंजूरी लेके उनके साथ बैठ सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस में से सीख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो आपको पता चलेगा किस प्रकार की टैलेंट अभी है। और मैं भी बताना चाहता हूँ कि 2-3 जो फैक्टर है इसमें तभी इमीडिएटली ध्यान देना है कि हमारे यहाँ जो पर्यावरण के प्रॉब्लम्स हो वो कैसे हैं। दूसरा ये देना कि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, इतनी जोर से अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है। अर्बनाइजेशन से काफ़ी बेनिफिट तो नहीं होते, बेनिफिट जरूर है, लेकिन अगर हमारा उसका ड्रॉबैक्स भी काफ़ी है। तो ये रूरल में हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर का भी एक प्रकार के मोमेंटम कहीं भी चला जाता है। तो एग्रीकल्चर में क्या दिक्कत है अभी फार्मर्स फेस कर रहा है। थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो फ्रेगमेंटेशन लैंड से आ गई है, लेकिन दूसरी कौन सी दिक्कतें आ रही है उसका अध्ययन भी आप कर सकते हैं। तो मैं ऑल एंड ऑल मैंने काफ़ी विषयों को टच किया और आपको बताने की कोशिश की कि आपके जो वैकेशन का टाइम है उसको आप फ्रूटफुली यूज़ करके हमारे लिए नॉलेज ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ऑल एंड ऑल मैं दूसरा ऑल्टरनेट पहलू ये भी बता सकता हूँ कि आप अगर बाहर कम जाएंगे तो फिर घर में बैठ के कुछ पुस्तकें पढ़ें, कुछ अध्ययन करें, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ अध्ययन करके कुछ लिखिए। तो ये सब भी टाइम का यूज़ करने का अच्छा तरीका बन जाता है। आपकी जो भी वैकेशन है अच्छी रहे। ऑल एंड ऑल नया ईयर आया इसलिए मैंने पहले बोलना चाहिए, लेकिन अभी भी बोल लेता हूँ कि आप सबको हैप्पी न्यू ईयर है और आपका आने वाला साल का आने वाला समय आपको काफ़ी अच्छा दे,
इसकी शुभकामनाएं कामनाएं दे के, अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में, युवाओं में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।